मैंने अपने YouTube कम्युनिटी में सवाल पूछा था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो क्या करते हैं। हजारों आंसर से पता चला कि सबके पास अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ लोग फ्लेक्सी कैप में तो कुछ लोग मल्टी कैप में और काफी सारे लोग अलग अलग फंड चुन करके डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। एक सेगमेंट के लोगों ने तो कहा कि उनके पास कोई डाइवर्सिफिकेशन प्लान ही नहीं है। बट क्या आपने कभी कोई डेटा प्रूफ ढूंढा है कि इनमें से बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत स्ट्रैटेजी चूज करके अपने पोर्टफोलियो ग्रोथ को स्लो डाउन कर रहे हैं? मेरे पास भी अपनी एक स्ट्रैटेजी रही है, बट वो भी फुल्ली डेटा बैक नहीं थी। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक रिसर्च करता हूं जिसमें मैं डिफरेंट कैटेगरीज के पैरामीटर्स को और उनके रिटर्न्स को एनालाइज करूंगा और उसके बेसिस पे फाइनल कंक्लूजन निकालूंगा। तो ये वीडियो मेरी उसी रिसर्च का आउटकम है। ये रिसर्च थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग रही है, बट आई एम हैप्पी कि एट द एंड ऑफ इट मुझे एक आंसर निकल पाया। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड्स में फ़र्क क्या होता है, पास्ट डेटा को देखें तो कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे सक्सेसफुल रही है, और फाइनली किस तरह के इन्वेस्टर को कौन सी स्ट्रैटेजी चुननी चाहिए। एंड में आपको मैं अपनी कम्युनिटी में किए हुए सर्वे का रिजल्ट भी बताऊंगा और देखेंगे कि जनरली लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपको एक परफेक्ट इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित उपाध्याय और एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और अपने इन वीडियोस के थ्रू मैं अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों ही इन्वेस्टर को डिफरेंट इक्विटी कैटेगरी जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर देने के लिए बने हैं। एक क्विक समरी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं, मिड कैप टॉप 101 से लेकर के 250 और स्मॉल कैप 251 से लेकर के और भी सारी छोटी कंपनीज हो सकती हैं। बीएससी पर 5000 से ज़्यादा कंपनीज है और एनएससी पे 2500 से भी ज़्यादा हैं, और टेक्निकली ये फंड इनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इनके कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं जो इन्हें अलग बनाते हैं। इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एज पर सेबी मल्टी कैप फंड्स में 75% फंड का एलोकेशन इक्विटी में होना मैंडेटरी है। बचे हुए 25% का एलोकेशन फंड मैनेजर अपने जजमेंट के बेसिस पे कर सकता है और वो डेट, सिक्योरिटीज या कैश में पैसा रख सकता है। इन फंड में एक बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है कि फंड मैनेजर को 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है, और यही इसे यूनिक बनाता है। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो यहाँ सिर्फ 65% इक्विटी में रखना कंपलसरी है, बट ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इनका परसेंटेज एलोकेशन कैसा होना चाहिए। वो चाहें तो पूरा 65% लार्ज कैप में रख सकते हैं या पूरा 65% स्मॉल कैप में रख सकते हैं। बचे 35% को इक्विटी में रखना एनी विच वेज कंपलसरी नहीं होता। अगर इनके बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये दोनों ही फंड निफ्टी 500 इंडेक्स को अपना बेंचमार्क मानते हैं, बट मल्टी कैप इसका एक वेरिएशन जो कि निफ्टी 550 25 उसे बेंचमार्क रखते हैं। इन दोनों तरीके के फंड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। एक्चुअली 2020 से पहले ये फंड क्लासिफिकेशन ही नहीं थे। ऐसे ब्रॉड मार्केट बेस्ड फंड को मल्टी कैप ही कहा जाता था, बट वहां कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं था। सेबी ने रियलाइज किया कि लोग इन फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उन्हें ब्रॉड लेवल मार्केट का एक्सपोजर मिले, बट मोस्ट ऑफ द फंड काफी लार्ज कैप सेंट्रिक हो गए थे। तो इसके लिए सितंबर 2020 में सेबी ने एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाया कि अगर किसी फंड को मल्टी कैप बोलना है तो उसे 25% इंडिविजुअली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना ही पड़ेगा। उस समय मल्टी कैप कैटेगरी में लगभग 35 स्कीम्स थी और उन सारी स्कीम्स को ये रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना बड़ा ही मुश्किल सा था, और उन्होंने सेबी को रिलैक्सेशन के लिए रिक्वेस्ट किया और नवंबर 2020 में सेबी ने उनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और एक कैटेगरी बनी जहां पर कि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, और वहीं से जन्म हुआ फ्लेक्सी कैप फंड्स का। तो उन 35 फंड में से ज्यादातर फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट होना उन्होंने चूज किया और 25 फंड्स जो है वो फ्लेक्सी कैप बन गए। 10 बचे हुए फंड्स जो है वो मल्टी कैप बने, और इन्हीं 25 रीब्रांडेड फंड में कुछ बहुत ही पॉपुलर नेम जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप वगैरह हैं। निपॉन मल्टी कैप, आईसीआईसीआई मल्टी कैप, क्वांट मल्टी कैप जैसे कुछ बहुत बड़े फंड हैं जो कि मल्टी कैप बने। अगर ओवरऑल एयूएम के हिसाब से देखेंगे तो इस रिकैटेगराइजेशन के बाद 80% एयूएम फ्लेक्सी कैप में चला गया और अराउंड 20% मल्टी कैप में गया।
सो फ्लेक्सी कैप कहीं ज्यादा बड़ी कैटेगरी बन गई जो आज भी प्रिफर्ड चॉइस रही है। अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो फ्लेक्सी कैप में 41 फंड्स हैं और मल्टी कैप में 32। फ्लेक्सी कैप फंड्स का AUM जो कि उनका टोटल फंड साइज बताता है वो 5 लाख करोड़ के करीब है, जो मल्टी कैप फंड के 2 लाख करोड़ से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। मींस फंड हाउसेज और इन्वेस्टर की चॉइस फ्लेक्सी कैप ज्यादा रही है। तो जब आप फंड्स की हिस्ट्री को समझ गए हैं तो चलिए अब मेरे फेवरेट डेटा की दुनिया में चलते हैं और इन दोनों ही फंड्स के टाइप को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं और देखते हैं डेटा क्या इनसाइट देता है। इसके लिए मैंने दोनों ही कैटेगरी के टॉप 10 फंड्स को चुना है, उनके क्रिटिकल पैरामीटर को निकाल करके उनका एवरेज कंप्यूट किया है और फिर उन्हें कंपेयर किया है। तो इस कंपैरिजन का पहला पैरामीटर है रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। मल्टी कैप में कंपल्सरीली 25% स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टेड होता है, तो यहाँ वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इनहेरेंटली स्मॉल कैप और मल्टी कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा ही होती है। मार्केट ऊपर जाता है तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप निफ्टी 50 से ज्यादा तेजी से ऊपर जाते हैं और वहीं जब मार्केट गिरता है तो उतनी ही तेजी से नीचे आ जाते हैं। अब मल्टी कैप फंड्स को वॉलेटाइल सिचुएशन में भी इन कैटेगरी में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तो वहां वॉलेटिलिटी ज्यादा होना अंडरस्टैंडेबल है। वहीं फ्लेक्सी कैप इस वॉलेटिलिटी को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकता है क्योंकि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप में फंड्स को मूव कर देते हैं, जैसे कि पिछले 1 साल में फ्लेक्सी कैप फंड ने अक्सर किया है और यही सिमिलर रिजल्ट्स मुझे अपने डेटा एनालिसिस में भी मिला है। यहाँ डेटा में साफ साफ दिख रहा है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स रिस्क को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। इसके जो शार्प रेशियो हैं वो बताता है कि रिस्क के बदले रिवॉर्ड कितना मिला वो मल्टी कैप से बेहतर था, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो बताता है कि फंड कितना ऊपर नीचे होता है यानी कितना वॉलेटाइल है, तो मल्टी कैप से कम था। क्लियरली फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप से बेहतर अल्फा दे रहा है और इसका बीटा मल्टी कैप से कम है। इट मीन्स फ्लेक्सी कैप अपने इंडेक्स से बेहतर अलाइंड है और इंडेक्स से कंपैरेटिवली बेहतर रिटर्न दे रहा है। अगला पैरामीटर है फंड मैनेजर। फ्लेक्सी कैप में क्योंकि फंड मैनेजर कॉन्स्टेंटली रीबैलेंस करता रहता है तो उसका रोल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ये फंड ह्यूमन मिस्टेक के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर सही टाइम पे सेक्टर से दूसरे सेक्टर में अगर फंड एलोकेशन नहीं किया तो रिटर्न ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि राइट टाइम पर बुल मार्केट स्पॉट करके स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो रिटर्न अच्छे आएंगे और मिस कर दिया तो रिटर्न पिछड़ जाएंगे। वहीं मल्टी कैप फंड्स को एक फिक्स एलोकेशन में काम करना पड़ता है, तो फंड मैनेजर के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने एलोकेशन को मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर सके। ये एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि ह्यूमन जजमेंट मिस्टेक्स को ये अवॉइड कर सकता है, बट एट द सेम टाइम स्किलफुल जजमेंट के बेनिफिट को मिलने के चांसेस भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है एसेट एलोकेशन। यहाँ मुझे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मिले। टॉप 10 फ्लेक्सी फंड ऑन एन एवरेज अभी लार्ज कैप फंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में है और लेस देन 10% स्मॉल कैप में है। इवन क्वांट फ्लेक्सी कैप जैसे अग्रेसिव फंड भी 70% के करीब जो है लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं मल्टी कैप फंड्स अपने रेगुलेशन की वजह से स्मॉल कैप में एटलीस्ट 25% इन्वेस्ट तो कर ही रहे हैं। तो इट मीन्स आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप बन गए हैं। ये इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि अभी मार्केट फ्लैट है और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन भी थोड़े हाई हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट अगर रिड्यूस किया है तो उतना गलत भी नहीं है। बट अगर मार्केट रनअप शुरू हुआ और स्मॉल कैप में ग्रोथ ज्यादा हुई तो वहां मल्टी कैप को बेनिफिट मिल सकता है। बट फ्लेक्सी कैप में ये हमें फंड मैनेजर पे ही भरोसा करना पड़ेगा कि वो इस सिचुएशन को मैनेज कर पाएगा और टाइमली फंड एलोकेशन को चेंज कर पाएगा। अब एंड में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर आते हैं, वो है पास्ट परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कि पास्ट में फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। यहां मेरे लिए एक डिलेमा था। जनरली मैं म्यूचुअल फंड में पास्ट 10 इयर्स के रिटर्न ही एनालाइज करता हूं, बट यहां मुझे एक्सेप्शन करना पड़ेगा क्योंकि वैसे फंड का 10 इयर्स का डेटा अवेलेबल है, बट 2020 से पहले ये सारे फंड एक साथ एक ही कैटेगरी में थे और रेगुलेशन 2020 में आया था। तो आइडियली ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली सिर्फ 2020 के बाद ही परफॉर्म कर पा रहे हैं। सो 5 ईयर से पहले का डेटा कंपेयर करना थोड़ा गलत होगा। यहाँ मैंने हर कैटेगरी के टॉप 10 फंड्स 5 ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे चुने और उनका डेटा डाउनलोड किया और उनके रिटर्न्स का एवरेज निकाला।
अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, मैं तो सिर्फ फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के बारे में बात कर रहा हूँ, ये डू इट योरसेल्फ मिक्स की तो बात अभी तक हमने की ही नहीं। तो यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि हमारा कस्टम एलोकेशन मिक्स। व्हाट इफ कि फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के कंपैरिजन में मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडिविजुअल फंड्स खरीदूं और अपना पोर्टफोलियो मिक्स खुद बनाऊं, तो वो इन दोनों के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए मैंने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के टॉप 10 फंड्स का डेटा डाउनलोड किया और हर कैटेगरी का एवरेज रिटर्न कंप्यूट किया और इससे मैंने पोर्टफोलियो बनाया जो इक्वल मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का था। और जब ये सारा डेटा मैंने कंपेयर किया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन निकल करके आए। मैंने देखा कि पिछले एक साल में लार्ज कैप फंड ने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं और स्मॉल कैप फंड्स ने वर्स्ट रिटर्न दिए हैं। 3 इयर्स और उससे लंबे में लार्ज कैप ने वर्स्ट रिटर्न दिए हैं और 3 इयर्स में मिड कैप ने और 5 ईयर और उससे ज़्यादा में स्मॉल कैप ने बेस्ट रिटर्न दिए हैं। तो इससे एक हाइपोथेसिस तो क्लियर हो जाती है, कोई भी टाइप ऑफ फंड हमेशा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो डाइवर्सिफिकेशन राइट स्ट्रैटेजी है। बट इसमें सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी कौन सी है, इसके लिए अब इन 3 डाइवर्सिफिकेशन जो कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और हमारा अपना मिक्स है, उनको कंपेयर करते हैं। तो हम देखेंगे ईयर टू डेट में फ्लेक्सी कैप ने बेस्ट रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर का रिटर्न सभी का नेगेटिव रहा है, बट हमारा खुद का जो डीआईवाई पोर्टफोलियो है वो सबसे कम गिरा है। 3 इयर्स में ये हमारा डीआईवाई पोर्टफोलियो ने ऑलमोस्ट 2% एक्स्ट्रा रिटर्न दिए हैं और मल्टी कैप के रिटर्न इस कंपैरिजन में लोएस्ट हैं। 5 इयर्स में फ्लेक्सी कैप ने पहली बार लोएस्ट रिटर्न दिए हैं और हमारा डीआईवाई पोर्टफोलियो कंपैरेटिवली 3% से भी ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और 10 इयर्स में मल्टी कैप लोएस्ट रिटर्न दे रहा है। कंक्लूजन काफी क्लियर है, हमारा डीआईवाई पोर्टफोलियो मिक्स बेस्ट परफॉर्म करता है। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑलवेज फ्लेक्सी कैप ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है और मल्टी कैप कंसिस्टेंटली लोएस्ट परफॉर्मर रहा है। तो ऐसे में एक एवरेज इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अगर आप थोड़े से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं तो अपना खुद का पोर्टफोलियो मिक्स बनाना लॉन्ग टर्म में बेहतर रहेगा। एक स्पेशलिस्ट फंड जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में ही फोकस करता है, वो एक इनके मिक्स जो कि फ्लेक्सी कैप से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाता है। रिसर्च की डेप्थ भी बेहतर होती है और बेस्ट पार्ट ये है कि वो आपको फ्रीडम देता है कि आप अपने लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंगली अपना अलोकेशन चेंज कर सकते हैं। यंग एज में है तो स्मॉल कैप में हायर एलोकेशन रखेंगे और जैसे जैसे रिटायरमेंट के करीब आते हैं लार्ज कैप का परसेंटेज आप बढ़ा भी सकते हैं। बट यहाँ एक चैलेंज है, इसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो पे कॉन्स्टेंटली नजर रखनी होगी। अगर कैटेगरी एलोकेशन का ध्यान नहीं रखा तो ओवर द पीरियड पोर्टफोलियो अपने प्लान से ड्रिफ्ट भी हो सकता है और ये तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का टाइम और इंटरेस्ट दोनों निकाल सकते हैं। ये अप्रोच बाय एंड फॉरगेट केस में ठीक नहीं होगी, बट एटलीस्ट 2% का बेहतर रिवॉर्ड यहाँ पर पॉसिबल है जो लॉन्ग टर्म में बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर आप ये सब खुद नहीं कर सकते हैं तो फ्लेक्सी कैप एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलती है कि वो मार्केट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट बदलता रह सकता है। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं तो गिविंग फ्रीडम टू अ गुड फंड मैनेजर इज ऑलवेज बेटर। बट यहाँ जरूरी है कि आप फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही सोच समझ के चुने। ऐसे में फंड हाउस और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टी कैप फंड मुझे थोड़े से कंफ्यूज सेगमेंट लगते हैं। यहाँ फंड मैनेजर को न तो फ्रीडम मिलती है कि वो अपने हिसाब से एलोकेशन कर सकता है, नहीं आपको फ्रीडम मिलती है कि आप इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। यही रीजन है कि मैं मल्टी कैप में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। रिटर्न अगर आप देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि कैटेगरी इतनी बुरी नहीं है, रिटर्न ठीक ही है, बट डाइवर्सिफिकेशन में फ्लेक्सी कैप और डीआईवाई पोर्टफोलियो इनसे बेहतर परफॉर्म करते हैं। अगर आप एक स्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं अक्रॉस 3 डिफरेंट मार्केट कैप और मोर और लेस फंड एनालिसिस में टाइम नहीं देना चाहते हैं तो मल्टी कैप फंड आप चुन सकते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल चॉइस पूछेंगे तो मैं अपना पोर्टफोलियो मिक्स खुद बनाता हूं, बट यहां मैं लार्ज कैप को फ्लेक्सी कैप से रिप्लेस कर देता हूं। इट मींस मेरे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप मुझे डेडिकेटेड एक्सपोजर देते हैं इस ग्रोथ सेगमेंट का, जिससे कि मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ जनरेट कर सकता हूं। और फ्लेक्सी कैप में मैं फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पे भरोसा करता हूं कि वो अपनी एक्सपर्टीज के बेसिस पर कैटेगरी एलोकेशन चेंज करता रहता है। सो इससे ये होता है कि बुल फेज में मेरा स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ जाता है और बेयर और साइडवेज मार्केट में जनरली लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ जाता है। आप चाहें तो खुद भी यही स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
अगर मैं अपनी कम्युनिटी पे किए हुए सर्वे का रिजल्ट बताऊं तो मैक्सिमम लोगों ने चुना है कि वो अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट कैटेगरीज के फंड चुन करके उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरी रिसर्च के आउटकम के काफी हद तक अलाइंड है। इस वीडियो को बनाने में मैंने काफी डेटा एनालिसिस किया है और आई होप आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा होगा। आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या अपना DIY मिक्स, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में भी आपको मिलते रहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।